नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम कक्षा 7 की हमारे अतीत जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक अध्ययन जो हम पढ़ते हैं उसमें जो पाठ 6 है नगर व्यापारी और शिल्पी जन, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अपने शासकीय इमारतों के बारे में पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे पाठ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसकी जो वीडियोज़ हैं वह आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, मतलब उसकी अपेक्षा क्या होगी, इसके बारे में बात है। इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था, या क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर। वसुधा के नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वह प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो पत्तन नगर के बारे में ऐसा है कि आपको पता है कि वह नगर जहाँ पर समुद्र के किनारे नावें खड़ी होती थी तो वह पत्तन नगर होते थे। प्रशासनिक केंद्र जहाँ पर प्रशासन के सारे काम होते थे। मंदिर नगर जहाँ पे मंदिर थे और ऐसे स्थान जो धार्मिक स्थान थे। वाणिज्यिक शहर जहाँ पर मंडियाँ होती थी, सामान वगैरह वहाँ पे उत्पाद होता था, जो भी फसल होती थी उन सब चीज़ों का। अभी क्या हो गया कि वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे, अर्थात ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सब कुछ होता था, सिर्फ केवल एक विशेष चीज़ के लिए नहीं था। अभी देखिए यहाँ पे काबुल है, पुष्कर है, अजमेर है, वृंदावन है, अहमदाबाद है। यहाँ पे इतने सारे नगरों के नाम है। मुर्शिदाबाद है, कलकत्ता है, सोमनाथ है, बम्बई है, बीजापुर है, बीदर है, अहमदाबाद, बरार, सूरत, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, हम्पी, कमालपुरम, स्वामी मलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, उरियूर, तंजावुर, मदुरई, तिरुवन्नमलाई, कांचीपुरम, लक्षद्वीप, मतलब ये सब जो है हमारे भारत के अंदर के जो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप के अंदर। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र वह सारे ये केंद्र हैं जिसमें व्यापार होता था या फिर शिल्पकारी के स्थान थे। देखिए अब आप ये देखें कि इसमें प्रशासनिक केंद्र अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासनिक केंद्रों के बारे में बात की गई है। अभी प्रशासनिक केंद्र, अभी हम जैसे कि इस पाठ के अंदर जो विशेष चीज़ है वो यही है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि हम प्राचीन काल में जो राज्यों के अंदर जो शहर होते थे वह किस लिए महत्वपूर्ण होते थे और उनकी जो पहचान थी वह उनके कार्य से होती थी। जैसे कि अभी आपने देखे कि वाणिज्यिक शहर, पत्तन शहर, मतलब जहाँ पर नावें खड़ी होती थी, वो ट्रांसपोर्ट का जहाँ पे काम होता था एक तरीके से, जिसमें पत्तन हुआ करते थे। समुद्र पत्तन हो सकते हैं और भी पत्तन हो सकते हैं। आप वह देख सकते हैं जिसमें वाणिज्यिक है, मतलब जहाँ पर व्यापार, उत्पादन, ये सब चीज़ें वहाँ पर संबंधित है। और आपने ऐसे भी शहरों के बारे में पढ़ा जो पीछे बताए गए कि ऐसे भी कुछ शहर थे जहाँ पर सारे काम होते थे। तो आप एक तो मैप मैप का जो सेक्शन है जिसमें नक्शा है, मानचित्र है, उसको ज़रूर देखिएगा। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजरमलन राजराज पेरुतच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए
पता है, क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया, मतलब मंदिर की दीवारों पर गुदवाया, लिखवाया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग भी है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है, मतलब मंदिर के अलावा जो नगर है उसमें ऐसे ऐसे घर हैं जो बिल्कुल महलों की तरह है, इसलिए वो राजमहल ही है, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मंडप हैं, मंडप जैसे आपने देखे कि बड़े, आप कहते हैं ना मंडप सज गया, टेंट लगे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े मंडप होते थे जिसके अंदर जो राजा लोग थे अपने दरबारी बिठाते थे। उनके जो राजा लोगों के को उपहार देने के लिए अन्य राज्यों से आए हुए राजा, या जो कोई टैक्स होता था वो देने के लिए आते थे, या कुछ भेंट हो गई, या जो भी सुनवाई होती थी वह उन्हीं दरबारों के अंदर होती थी। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे वह किस लिए करते हैं, क्या था, किस लिए ज़रूरी था। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं, मतलब जो सेना के लिए जो शिविर है वो भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है, याद रखिएगा। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरयरू उर्यूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा राजा और सॉरी अभिजात वर्ग के लोग बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। अभी कोई मंदिर के अंदर उत्सव है, वहाँ के लिए झंडे और झंडियाँ तैयार हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था कहीं से, अभी वापस आ गए हम। हाँ, तो देखिए कि राजा और अभिजात वर्ग मतलब जो हाई क्लास के लोग हैं उनके लिए बढ़िया सूती वस्त्र तैयार हो रहे हैं, और जनसाधारण के लिए मोटे सूती। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इसी शहर के अंदर नगर मंदिर की बात की है, उसके बाद में बात की है कि उस मंदिर के अंदर जो कोई जो उत्सव है, ठीक है, सलिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ तैयार कर रहे हैं। जो सालिए बुनकर हैं, जो सालिए बुनकर हैं, और कहाँ के हैं ये, उर्रयूर के हैं, ठीक है, उर्रयूर के। और यहाँ पे क्या है कि स्वामी मलाई में स्थापित कुछ मूर्तिकार हैं जो उत्तम कांस्य से मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। और हम वापस आते हैं। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं जो धन था वह अनुदान मतलब डोनेट करते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों, पुरोहित, पंडितों को भोजन कराया जाता था, जो आज भी हम कराते हैं, और पूर्व उत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। पर्वोत्सव मनाए जाते थे। देखिए, कांस्य, घंटा धातु और
लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगित का अनुपात किसी भी अन्य किस्म की कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे में उसे छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आपके विचार में इस प्रविधि को प्रयोग के क्या क्या लाभ थे? तो आपको ये बताना। देखिए यहाँ पे एक मूर्ति भी है ना, देख पा रहे ना, बहुत सुंदर शेषनाग। मंदिर के कर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, जिसका अर्थ है धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा आप याद रखना। समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित और पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके मार्गदर्शनार्थी तीर्थयात्रियों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। अब देखो कि मंदिर नगरों का विकास कैसे हुआ। जो आसपास के दर्शनार्थी थे, तीर्थयात्री थे, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहीं बस गए। इसी रीत से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में बिरला स्वामिन, भेलसाया विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तो आपको कितनी सारी नॉलेज यहाँ पे मिली कि कौन कौन से मंदिर कौन कौन से राज्य में हैं। तीर्थ स्थल के धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, आपको पता है, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। वह यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 में भी देखेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। आपको पता है कि जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पर पूरे विश्व में सिर्फ एक ही जो है मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो मंदिर जो है वो पुष्कर अजमेर के पास है। बहुत सुंदर है। कभी आपको समय मिलेगा तो ज़रूर जाइएगा, वरना आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको पता लगेगा कि कितना सुंदर है और कितने फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं। हमारे भारत की एक बहुत सुंदर धरोहर है। अब देखिए, जो मूर्ति थी जो मैंने अभी बताई थी, कांस्य मूर्ति, इसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। तो मैं बता दूं कि ये कृष्ण जी की मूर्ति है जो जो कालिया नाग था उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उसको काबू कर रहे हैं। शेष नाग नहीं है ये, ठीक है, कालिया नाग है। और सब श्री कृष्ण जी के लीला के रूप में ये दिखाया गया है। ठीक है, आप अपने ज़िले के नगरों की सूची बनाएं और उनका प्रशासन केंद्रों, मंदिर, नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। आप देखिए, आप बनाइए कौन से शहर में आप रहते हैं और वहाँ पे कौन कौन से प्रशासनिक केंद्र है, मंदिर है, तीर्थ केंद्र है। ठीक है, और अब छोटे नगरों का संजाल आ गया। इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लगी मुझे।
बड़ी खुशी हुई कि आपके साथ में ये वीडियो शेयर हुआ। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक आपने देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सहयोग ध्यान के बारे में हम हर वीडियो में ज़्यादातर बताते हैं, जिससे हमारा पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके बारे में भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर, कॉन्फिडेंस लेवल और मेमोरी पावर ध्यान के माध्यम से बढ़ सकता है। आप ज़रूर सहयोग कीजिएगा। सहयोग की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटली फ्री है। हमारे बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और जो आपके स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे बहुत सारी वीडियो के लिंक्स हैं और सामने स्क्रीन पे जो आ रहे हैं प्लेलिस्ट जो आ रही है, उन प्लेलिस्टों के माध्यम से आप बहुत बहुत सारे अन्य वीडियो को देख पाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर वीडियो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनकी वीडियोज़ है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी कोई डाउट हो ज़रूर आप बताइएगा। उन डाउट्स को हम अपने लेवल पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ ऐसे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।